आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम लोग यहाँ विस्तार से जानेंगे। पूरा चैप्टर है वास्तविक संख्या, एक फुल चैप्टर है, पूरा चैप्टर है। उसको हम लोग यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या होता क्या है? तो वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाता है। तो अब परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसको भी जानना होगा हम लोग को, है ना। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो क्लास 9th में जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़े थे। वहाँ एक चैप्टर था संख्या पद्धति। क्या था? संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति को थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग जान लेते हैं, जो कि आगे हमें काम आएगा। वास्तविक संख्या में बहुत सारा टर्म, बहुत सारा शब्द, बहुत सारा संख्याएं हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो 9 में हम लोग पढ़े हैं वो सभी यहाँ पे यूज होगा। जो यूज होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी से हम लोग वास्तविक संख्या को समझ लेते हैं, समझने में आसानी होगा। जो अगर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तो ठीक है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो कमी नहीं महसूस होगा और ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए संख्या पद्धति में एक संख्या रेखा होता है। रेखा के ऊपर संख्या को लिखना होता है ना। लिखने का एक तरीका होता है, सिस्टम है, रूल है, नियम है। उस नियम के अनुसार हम लिखते हैं। कोई भी अंक को कहीं पे लिखना गलत हो जाएगा, लेकिन जब हम इस नियम को जानेंगे कि किसी भी संख्या को कहाँ पे लिखना है, किस स्थान पे, किस संख्या के बाद किसका स्थान आएगा, वो सभी यहाँ पे नियम से लिखेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, इस रेखा पे कहीं पे भी हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 मानने के बाद इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ राइट तरफ, है ना, राइट साइड में, और इस तरफ क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे दाहिना और इसको कहेंगे बायां पक्ष, है ना। तो दाहिने तरफ जब हम बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ते जाता है ना। क्या बढ़ते हो जाता है? संख्या का मान बढ़ते जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। और जैसे ही हम लेफ्ट में आते हैं तो यहाँ संख्या का मान क्या होगा? घटते जाएगा, है ना। संख्या का मान क्या होगा? घटते जाएगा। ये संख्या रेखा का ये नियम है, ये रूल है, एक खासियत है कि जितना इधर जाएंगे वो संख्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और जैसे जैसे पीछे आएंगे संख्या का मान घटते जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना है, याद रखना है। ठीक है, अब हमें तो लग रहा है कि 1 और 2, आप लोग को भी लग रहा होगा 1 और 2 इसके बीच में कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है, लेकिन है। क्या है? तो यहाँ 1.1 है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 1.2 आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो 1.3 आएगा। इस प्रकार का बहुत सारा संख्या है ना, अनेकों संख्या है, अनंत संख्याएं हैं इसके बीच में, बहुत सारे संख्या है। इसमें कुछ परिमेय संख्या हो सकता है, कुछ अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर जाने से पहले कुछ और संख्याओं को जान लेते हैं।
पहले जानते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है? n से प्रदर्शित किया जाता है। n से प्रदर्शित इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ इसका जो पहला अंक, पहला लेटर n है, इसलिए इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का पहला लेटर n है, इसलिए इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहीं भी n नजर आ जाए संख्याओं में तो समझ जाइएगा कि ये प्राकृत संख्या का बात हो रहा है। कहीं भी n अगर लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा कि प्राकृत संख्या का बात हो रहा है। ठीक है, अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या हो सकता है इसको हम लोग जानेंगे। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगिनती की संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही सब है। इसके अलावा कुछ अनंत तक आएगा तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ते जाएगा? तो इन्फिनाइट तक बढ़ते जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। अब बोलिएगा कि गिनती का संख्या 1 2 3 4 ही है, तो हाँ, गिनती का संख्या 1 2 3 4 ही है, क्योंकि जब आप लोग को गिनती गिनने के लिए बोला जाता होगा तो आप लोग 1 से शुरू करते होंगे। ऐसा नहीं है कि 0 से शुरू करते होंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो माइनस से आप शुरू करते होंगे, -2 -1 माइनस, इस तरीके का नहीं करते होंगे। जब भी शुरू करते होंगे तो कहाँ से? 1 2 3 4 से ही शुरू करते होंगे। तो ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और जितनी संख्या को हम गिन सकते हैं सभी प्राकृत संख्या होगा। इसको याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। अब देखिए पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको W से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? W से, क्योंकि इसका पहला लेटर W से है, इसलिए इसको हम W से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। गिनती के संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ये गिनती की संख्या, इसमें अगर 0 शामिल कर दिया जाए, 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब है पूर्णांक संख्या। इसको इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर। इसको I या फिर Z से सूचित करते हैं। I या फिर Z भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? देखिए इसका नाम में ही छुपा हुआ है। मैथ में आपको जितना भी टर्म मिलेगा, जितना भी परिभाषा मिलेगा, या तो कोई वैज्ञानिक के नाम पर रहेगा, उसका अर्थ वैज्ञानिक के नाम पर रहेगा, या तो फिर उसका खुद का अर्थ रहता है। यहाँ देखिए ये पूरा अंक, पूर्णांक, पूरा अंक, इसमें सभी प्रकार का अंक आ जाते हैं, है ना। 0 1 2 3 4 इस तरह के प्रकार का, और -1 -2 इधर भी घटते जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को हम क्या कह सकते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक, ये धनात्मक है ना, और ये क्या है? ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के संग्रह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ये क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य के संग्रह को क्या कहते हैं?
पूर्णांक संख्या कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे 3 संख्या को हम लोग जाने हैं, एक पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को जाने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसको। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो इस तीनों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक, ये हो गया प्राकृत संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके बाद पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। या तो इसको इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक एवं शून्य के संग्रह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या को थोड़ा सा और हम लोग विस्तार से जानते हैं कि धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है। कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, अधनात्मक क्या होता है, अऋणात्मक क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं कि ये ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, अऋणात्मक क्या होता है, अधनात्मक क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि ये धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, अधनात्मक क्या है और अऋणात्मक क्या है। तो ऋणात्मक पूर्णांक अब देखने में तो लगता है कि ये ऋणात्मक और ये हो गया अधनात्मक। तो अधनात्मक मतलब जो धनात्मक नहीं है, मतलब कि ऋणात्मक, और ये है धनात्मक और अऋणात्मक, मतलब जो अऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, जो धनात्मक नहीं है वो क्या हो जाएगा, जो ऋणात्मक नहीं है वो धनात्मक हो जाएगा। लेकिन नहीं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या अंतर है। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक में कौन कौन सा आएगा? -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4 ये आएगा। धनात्मक में कौन सा आएगा? 1, 2, 3, 4 ये सब आएगा। अऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, अऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक नहीं है ना। अऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक छोड़ करके सभी, ऋणात्मक छोड़ करके सभी। तो ये भी तो ना ऋणात्मक है ना धनात्मक, ये न्यूट्रल है, तो ये भी आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये आ जाएगा। उसी प्रकार से अधनात्मक, अधनात्मक जो धनात्मक नहीं है, तो ये देखिए इतना छोड़ करके सभी, है ना। तो -3, -2, -1 है ना, ये सब 0 भी इसमें हो जाएगा। इधर से लिख दीजिए 0, -1, -2, -3 ये सभी आ जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया? जो ऋण जिसमें है -1, -2, -3। धन पूर्णांक कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4। अऋणात्मक कौन सा हो जाएगा? जिसमें अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए,
तो 0 1 2 3 4 अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं होना चाहिए, 0 -1 -2 -3 ये सब आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इसको है ना हम लोग क्यू से करते हैं डिनोट। क्या करते हैं? क्यू से करते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या है? धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं वास्तविक संख्या के पास, है ना। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या को जो है हम लोग जानने के लिए इसका परिभाषा होता है कि P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके, ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन Q0 = 0, लेकिन हर में जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, P/Q के रूप में होना चाहिए और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे उदाहरण जैसे 3/2, 7/5, 4/3, 8/0, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ जो हम लोग इसको कर दिए हैं Q को, वो क्या कर दिए हैं? बटे में 0 कर दिए हैं। तो हर को जब Q का 0 कर दिए हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे देखिए अगर हम 0 से भाग देते हैं 8 में तो कितना बार में लगेगा? 8 0, इस प्रकार से हम देते जाएंगे। तो बहुत बार हम देते रहेंगे, अनंत बार भी देते रहेंगे तो नहीं। इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं इसको। ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, है ना। ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये परिमेय संख्या होता है। ये सारी संख्याएं हम P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। इसको भी ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते? तो अनंत होता है ना। अनंत परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। अनंत परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या।